हेलो एवरीवन। ओके, सो ये जो सेशन होगा, हेयर विल टॉक अबाउट जेस्ट। बेसिकली जो आपका जेस्ट का एग्ज़ाम है, विल टॉक अबाउट दैट थिंग का। इसका फुल फॉर्म पूछोगे तो बेसिकली दैट इज़ जॉइंट एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट। अब देखो इस एग्ज़ाम में होता क्या क्या है, मतलब बेसिकली हम जेस्ट में बातें क्या क्या करेंगे कि हमारे सेंटर्स कौन कौन से होते हैं यहाँ पे इंडिया में, कहाँ कहाँ पे सेंटर है, इस एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे। कोर्सेज़ कौन कौन से अवेलेबल हैं, एग्ज़ाम डेट कब होती है अप्रॉक्स, उसके बाद फ़ीस कितनी जाती है आपकी, मतलब फ़ीस बेसिकली मैं इसकी कह रहा हूँ कि मतलब जो फॉर्म जब आप फिल करोगे रजिस्ट्रेशन फी, व्हाट इज़ दैट। उसके बाद कौन कौन से पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, और उसके बाद थोड़ा सा एनालिसिस करना है कि कौन सा टॉपिक है जिससे कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अबाउट देयर सिलेबस को भी बेसिकली हमें अलग से मेंशन करना पड़ेगा। यस, विल टॉक अबाउट द सिलेबस ऑल्सो, एंड आई डोंट थिंक कि कुछ बचा या। और उसके बाद देखो इसमें क्या होगा कि जो इंस्टीट्यूट है, चूँकि इंस्टीट्यूट इसमें बहुत सारे हैं, सो हम बस इंस्टीट्यूट के नाम ले लेंगे अभी कि हाँ ये इंस्टीट्यूट जो होते हैं वो इसमें एडमिशन लेंगे। आफ्टर दैट विल मेक अ सेपरेट वीडियो कि हर एक इंस्टीट्यूट में कौन कौन सी रिसर्च फैसिलिटीज़ वगैरह कौन कौन सी अवेलेबल हैं, वहाँ पे मतलब किस टॉपिक पे, मतलब कौन से किस सब्जेक्ट पे बहुत अच्छे से काम होता है। विल टॉक अबाउट दैट। ओके फाइन, सो आई होप वी शुड स्टार्ट दिस। ओके, सो आपको कुछ स्क्रीनशॉट्स वगैरह कुछ दिख जाएंगे कि हाँ मतलब ये होता क्या क्या है। सो बेसिकली जब आप इसकी वेबसाइट विजिट करोगे आपको ऐसा सा कुछ दिख जाएगा जो आपको दिख रहा है। अभी 21 का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, बट इफ़ यू टॉक अबाउट 22, अगर मैं 22 एग्ज़ाम के बारे में बात करूँ, और बेसिकली अगर फिजिक्स के बारे में बात करूँ, तो लास्ट ईयर ऑलमोस्ट 13,489 कैंडिडेट्स ने इस एग्ज़ाम को दिया था। उसमें से 390 जो है 390 आउट ऑफ 6226 कैंडिडेट हैव ऑब्टेन क्वालिफाइंग मार्क्स 26 पर एमएससी इंटीग्रेटेड पीएचडी। याद रखना, जो 13,000 बच्चे थे उसमें सिर्फ 6,000 बच्चे जो थे वो इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए जा रहे थे। बाकी जो आपके अप्रॉक्स 7,000 जो बच्चे बच गए, या 7,263, उन बच्चों ने जो एग्ज़ाम दिया था वो पीएचडी के लिए दिया था। तो अब देखो यहाँ पे क्या होता है, जो जेस्ट का होता है, यहाँ पे आपका पीएचडी और एमएससी पीएचडी, इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी, दोनों के लिए एंट्रेंस सेम होता है। आपको बिल्कुल सेम क्वेश्चन, सब कुछ आपको सेम ही अटेम्प्ट करना है, चाहे आप बीएससी के बाद दे रहे हो चाहे आप एमएससी के बाद दे रहे हो। तो बोलोगे सर ऐसे कैसे, ये तो कोई फेयर सिलेक्शन का तरीका नहीं हुआ। ये फेयर सिलेक्शन का तरीका है। बेसिकली है क्या उनका कि जो इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी है वहाँ पे कट ऑफ जो होती है वो थोड़ी कम जाती है एज़ कम्पेयर टू पीएचडी वाले लर्नर्स। जैसे अगर हम एमएससी पीएचडी की बात करें तो लास्ट ईयर की जो कट ऑफ है दैट इज़ 26, और जो पीएचडी वालों की, मतलब इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी वालों की कट ऑफ 26 है, और जेस्ट वालों को मतलब पीएचडी वालों की जो कट ऑफ है दैट इज़ 32। सो फेयर इनफ, मतलब ठीक ठाक है, कट ऑफ में इतना ज़्यादा अंतर है। उसके बाद एक चीज़ याद रखना, अगर हम जेस्ट की बात करें तो जेस्ट में जितने भी पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, मतलब नॉर्मली सारे आइजर्स हो गए या एचआरआई हो गया या फिर और दूसरे जो इंस्टीट्यूट हैं, विल टॉक अबाउट दैट। सो उन सब में क्या होता है कि इस साल तो कोरोना के चक्कर में थोड़ा सा मतलब कुछ में रूल्स में थोड़ा रिलैक्सेशन भी हुआ है बेसिकली, बट मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट आप एंट्रेंस क्लियर करो, आपने जेस्ट का एग्ज़ाम क्लियर किया, एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। ठीक है, हर एक इंस्टीट्यूट जो होगा, ऑलमोस्ट हर एक इंस्टीट्यूट इंटरव्यू लेगा, और इंटरव्यू लेने के बाद, और हर एक इंस्टीट्यूट का जो एडमिशन का क्राइटेरिया वो थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, सब में ही थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। सो विल टॉक अबाउट दैट ऑल्सो। उसके बारे में भी बात करें जब हम इंस्टीट्यूट के अलग अलग के बारे में, मतलब अलग अलग इंस्टीट्यूट के बारे में जब हम बात करेंगे उसके बारे में। ठीक है, ओके, तो ये सारी बातें होगी। अच्छा, अब बातें हमारी क्या क्या होंगी, किस किस चीज़ के बारे में बात करें। अगर सबसे पहले मैं एग्जाम डेट की बात कर लूँ तो लास्ट ईयर ये जो एग्ज़ाम हुआ था दैट वाज ऑन 16 Feb 2020, मतलब इस साल का जो एग्ज़ाम हुआ था दैट इज़ ऑन 16 Feb 2020। इस साल जो एग्ज़ाम है वो भी आई थिंक इसके आसपास ही होगा, मतलब आईआईटी जैम का जो एग्ज़ाम है उसके आसपास ही होता है, विद इन 1 वीक ये आराम से हो जाता है। और मेरे ख्याल से इस बार भी ऐसी है, एक मतलब 2 दिन का अंतर है, ऐसा कुछ है। अभी तक कोई नोटिफिकेशन आया नहीं है, बट इतना मान के चलो कि अगर जैसे अगर आईआईटी जैम का जो एग्ज़ाम है वो फैब के 2nd या 3rd संडे को है, तो जेस्ट का एग्ज़ाम जो होगा उसके अपकमिंग संडे या उससे पहले वाले संडे को ही होगा। मतलब ऑन एन एवरेज इतना मान सकते हो कि जेस्ट के मतलब इसके जैम के आसपास ही इसका भी एग्ज़ाम होगा। ठीक है, ये बात तो हमने कर ली। फीस की अगर बात कर लें, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा जो फीस जो आपको जाती है दैट इज़ 400 फॉर जनरल कैटेगरी स्टूडेंट, या किसी भी स्टूडेंट के लिए 400, और मतलब नॉट किसी भी स्टूडेंट के लिए, मतलब जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स और गर्ल्स कैंडिडेट जो जनरल कैटेगरी में है उनके लिए 400, एंड SC ST एप्लीकेंट्स के लिए ये 200, सॉरी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी 200 ही है, सॉरी
200 जो वो फीमेल कैंडिडेट और ST/SC कैंडिडेट्स के लिए, और बाकी सबके लिए जो फी है दैट इज़ 400, सॉरी फंबल के लिए। ओके और उसके बाद एप्लीकेशन फीस वेव फॉर फीमेल एप्लीकेंट्स बिलोंगिंग टू ST/SC। अगर ST/SC फीमेल हैं तो उनके लिए फ़ीस कुछ भी नहीं। चलो ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो फाइन, कूल, अच्छी बात है। अच्छा, कुछ इंस्टीट्यूट्स के अगर मैं नाम ले लूँ यहाँ पे, थोड़ा सा एग्जाम पेपर का भी एनालिसिस करना है, तो कुछ इंस्टीट्यूट्स के नाम है, दैट इज़ एरीज हो गया आपका, एरीज दैट इज़ इन नैनीताल, बोस इंस्टीट्यूट दैट इज़ इन कोलकाता, उसका HBNI दैट इज़ इन बॉम्बे, उसका HRI दैट इज़ इन इलाहाबाद, ICTS हो गया दैट इज़ इन बैंगलोर, IGCAR दैट इज़ इन कलपक्कम। सो ऐसे, हाँ कलपक्कम या, सो ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जिनमें एडमिशन जो होता है वो जेस्ट के थ्रू होता है, लेकिन याद रखना सारे में इंटीग्रेटेड PhD अगेन अवेलेबल नहीं है। अच्छा, अगर आपका TIFR GS का पेपर खराब हुआ है तो आप जेस्ट के थ्रू, अगर आपकी रैंक अंडर 100 है देन यू कैन अप्लाई देयर अगेन, आप फिर से इसमें TIFR में और इवन NCRA में दोबारा से अप्लाई कर सकते हो बेस्ड ऑन जेस्ट रैंक। जेस्ट रैंक से भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद ये आइजर कोलकाता, आइजर मोहाली, आइजर पुणे, आइजर तिरुवनंतपुरम, आइजर भोपाल, ये सारे इंस्टीट्यूट भी जेस्ट से ही एडमिशन लेते हैं। सबका एडमिशन का क्राइटेरिया थोड़ा थोड़ा सा अलग है, ध्यान रखना, इन सब के एडमिशन का क्राइटेरिया थोड़ा थोड़ा सा अलग है। मतलब जेस्ट में अगर आप जा रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपने जेस्ट क्लियर करके आइजर कोलकाता में गए, ठीक है, वेरी गुड, हो सके किसी की आइजर में 2 राउंड का इंटरव्यू होगा, किसी आइजर में 1 राउंड का ही इंटरव्यू होगा। इवन HRI में ऐसा होता है, HRI जो है वो आपका रिटन टेस्ट भी लेता है, वो पहले रिटन टेस्ट लेगा, उसके बाद फिर 2 राउंड का इंटरव्यू होता है। तो HRI पहले MSc PhD था, लेकिन अब उन्होंने MSc अलग कर दिया और PhD को अलग कर रखा है। तो ये कुछ इस तरह के इन्फॉर्मेशन हो गए, ठीक है। अच्छा, और कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे शायद मेरे को दिख नहीं रही ना, शायद यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है। हाँ, अगर हम मैं सेंटर की बात कर लूँ तो सेंटर जो है आप देख लो, लगभग ऑलमोस्ट लगभग हर एक स्टेट में इसके सेंटर हैं। जैसे गुजरात की बात करो तो अहमदाबाद है, यूपी में अलीगढ़, इलाहाबाद, अमृतसर में भी सेंटर है, पंजाब में, बैंगलोर में भी सेंटर है, वर्धमान में सेंटर है, वेस्ट बंगाल में, भोपाल में भी सेंटर है आपके, मध्य प्रदेश में, दैट भुवनेश्वर में यहाँ पे है, केरला में सेंटर है कोझिकोडे, और उसके बाद फिर आपका चंडीगढ़ में सेंटर है, चेन्नई में सेंटर है, दिल्ली, गोवा, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, जयपुर, कानपुर, खड़गपुर, कोच्चि, कोलकाता, मदुरई, मैंगलोर, मुंबई, नागपुर, नैनीताल, पटना, पुणे, रायपुर, आई थिंक झारखंड में सेंटर नहीं है इसका, या झारखंड में सेंटर इसका नहीं है, या पटना, पुणे, रायपुर, रुड़की, संबलपुर, सिलचर, सिलीगुड़ी, श्रीनगर, त्रिवेंद्रम, उदयपुर एंड वाइजैक, विशाखापट्टनम। तो इतने सारे सेंटर हैं थ्रू आउट इंडिया, पूरे इंडिया में इतने सारे सेंटर है। तो ये तो हमने बात कर ली। चलो कोर्सेज के बारे में अगर यहाँ पे बात कर लो तो नॉर्मली जो कोर्सेज अवेलेबल है वो मैंने आपको बता दिया। इंटीग्रेटेड कहीं पे PhD प्रोग्राम्स हैं, ठीक है। उसके बाद फिर इंटीग्रेटेड MSc प्रोग्राम एक HRI में एक अलग से चलता है, ठीक है। BSc और एलिजिबिलिटी तो ऑलमोस्ट सारे बच्चे जो कि BSc फिजिक्स में हो या फिर अगर आपकी जनरल BSc है देन यू आर एलिजिबल फॉर दैट। यहाँ पे कुछ ऐसा ये नहीं है कि कुछ ये मतलब BSc वाले बच्चों की अगर मैं बात करूँ या सो BSc फिजिक्स विल बी कंसिडर्ड एट आइजर पुणे, ICTS, TIFR, NCRA, TIFR एंड उसके बाद TIFR एंड TCIS, इन सब में तो ये एलिजिबल हो गया। BSc फिजिक्स मैथमेटिक्स BTech विल बी कंसिडर्ड फॉर इंटीग्रेटेड MSc PhD एट बोस इंस्टीट्यूट। ये इनकी सारी बातें हो गई। अगर आप MSc प्रोग्राम में एट HRI की बात करो तो यहाँ पे वही फिर BSc फिजिक्स और BE BTech डिग्री इन एनी डिसिप्लिन। ओके, वेरी गुड। बस देखो इसमें ये ध्यान रखना कि सब में BSc फिजिक्स जो लिखा हुआ दैट इज नॉट BSc फिजिक्स ऑनर्स। मतलब आपके बेसिकली ऐसा है कि अगर मतलब आपके अगर 2 साल में अगर आपने BSc पढ़ रखी है, मतलब ध्यान रखना इस चीज़ का कि हर एक इंस्टीट्यूट अलग अलग तरह का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसने रखा हुआ है। तो जब हम अलग अलग इंस्टीट्यूट के बारे में बात करेंगे वहाँ पे ये सारी बातें और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो अभी आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, IISc बैंगलोर जो है वो भी जेस्ट के थ्रू एडमिशन लेता है। आपकी जेस्ट की रैंक अच्छी है, आप उसमें अप्लाई कर दो। सो अगर मतलब उनका क्राइटेरिया अगर आप फॉलो करते हो, मतलब आपका नाम अगर उसमें आता है तो आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा फिर से इंटरव्यू के लिए, इन केस अगर आपका IIT जैम के थ्रू उसमें नहीं हो रहा तो। और अगर जैम में भी हो गया, जेस्ट में भी हो गया, तो फिर आप दोनों के थ्रू उसमें अप्लाई कर सकते हो बहुत आराम से, ठीक है। तो ये सारी बातें होगी इसके बारे में। हाँ, मोस्ट ऑफ द चीज़ें ये रही। वेबसाइट आपको पता ही है just.org, तो इसके बारे में और कुछ नहीं बोलना। आइजर तिरुपति भी है, IIST भी है, IMSC भी है, IOP भी है। IOP भी अच्छा है, काफ़ी अच्छा, भुवनेश्वर में दैट इज़ देयर। ओके,
ये सारी चीज़ें तो हो गई इनकी। अब मैं थोड़ा सा मार्क्स के बारे में बात कर लेता हूँ कि किस तरह का टॉपिक। अच्छा, सिलेबस जो है इसका, थोड़ा सा सिलेबस जो है इसमें एमएससी का भी कुछ पोर्शन, एमएससी का कुछ नहीं बहुत सारा पोर्शन जो होता है इसमें इंक्लूडेड होता है। तो एमएससी का कुछ पोर्शन आपको सिलेबस एक सेकंड में एक बार रीड कर देता हूँ ताकि आपको वो समझने में ज़्यादा दिक्कत ना है कि सिलेबस में है क्या क्या। तो सिलेबस का स्क्रीनशॉट आपको दिख रहा होगा सामने। तो यहाँ पे अगर हम मैथमेटिकल मेथड की बात करें तो वेक्टर अलजेब्रा ये पूरा चलेगा, वेक्टर अलजेब्रा, कैलकुलस, टेंसर इसमें ऐड होता है जो कि आपके IIT JAM के सिलेबस में नहीं है। उसका लीनियर अलजेब्रा है, कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, एलिमेंट्स ऑफ स्टर्न लेवलियर थ्योरी। उसके बाद स्पेशल फंक्शन में स्पेशल फंक्शन, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, फूरियर सीरीज, फूरियर ट्रांसफॉर्म, लैप्लास ट्रांसफॉर्म, एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्क्रीट ग्रुप। मतलब यहाँ पे देखो जो मेन टॉपिक्स हैं आपके मैथमेटिकल मेथड्स, क्लासिकल मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड ऑप्टिक्स, जिसको साथ में ऐड किया हुआ है इन्होंने। जो आपका IIT JAM का सिलेबस है उसमें वेव एंड ऑप्टिक्स एक साथ है। अगेन आफ्टर दैट क्वांटम मैकेनिक्स है आपका। उसके बाद फिर इसमें क्वांटम मैकेनिक्स में याद रखना इसमें IIT JAM के थोड़ा आगे भी है। जैसे आपका IIT JAM में बेसिकली अगर आप ये मान के चलो तो मतलब श्रोडिंगर इक्वेशन के बाद एक दो चीज़ें करके खत्म कर देते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा आगे है। यहाँ पे आपको एंगुलर मोमेंटम भी करना है, सेंट्रल पोटेंशियल करना है, हाइड्रोजन एटम करना है, वेरिएशनल प्रिंसिपल करना है, पर्टर्वेशन थ्योरी करनी है, टाइम डिपेंडेंट टाइम इंडिपेंडेंट दोनों ही। थर्मोडायनेमिक्स, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स भी है यहाँ पे। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में जैसे वहाँ पे आपने डिस्ट्रीब्यूशन पे खत्म कर दिया था, यहाँ पे थोड़ा सा उसके आगे चला जाता है, दैट इज क्लासिकल एंड क्वांटम स्टैटिक्स, दोनों ही चीज़ें इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन तो वहाँ भी है। उसके बाद स्टैटिक्स ऑफ पैरामैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म का जो स्टैटिक्स है वो यहाँ पे है इसमें। इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस जो ऑलमोस्ट सेम है, LCR सर्किट वगैरह जो आपने वहाँ पे इसमें क्या करा हुआ था इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म में, इलेक्ट्रॉनिक्स में यहाँ पे इंक्लूड कर दिया जाता है उसको। तो ओवरऑल मोटा मोटी सिलेबस जो है वो आपका यही है। अच्छा, क्लासिकल की बात करें तो क्लासिकल में लैग्रेंजियन हैमिल्टोनियन हो गया। उसके सिमेट्री एंड कंजर्वेशन लॉ में थोड़ा सा आपने पढ़ा होगा, जैसे क्या सेंट्रल फोर्सेस वगैरह आपने पढ़ रखा है, वहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। नई चीज़ें जो इसमें इंक्लूडेड है दैट इज नॉर्मल मोड्स, लैग्रेंजियन हैमिल्टोनियन जिसके बारे में मैंने बात करी। और जैसे वहाँ पे मॉडर्न में आपका ये था स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, यहाँ पे जो है मॉडर्न वाला जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है वो क्लासिकल मैकेनिक्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये सारी बातें होगी जिसके डिटेल्स जो हो गया वो आपको मैंने दे दिया। ठीक है, अच्छा अब थोड़ा सा मार्क्स का एनालिसिस कर लेते हैं कि कौन सा टॉपिक है जिसकी वेटेज जो है कितनी नहीं है। देखो मैं 2 साल के ट्रेंड की बात कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं जाऊँगा। ठीक है, अच्छा सबसे पहले क्वेश्चंस के बारे में बात कर लेते हैं। हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे अगर क्वेश्चंस की बात करें देयर आर टोटल 50 नंबर ऑफ क्वेश्चंस, टोटल 50 क्वेश्चन है यहाँ पे। 50 में से 40 क्वेश्चन जो होते हैं वो MCQs होते हैं। 50 में से 40 क्वेश्चन आपके MCQs मिलेंगे और आपके 10 क्वेश्चन जो है वो NAT टाइप मिलेंगे। यहाँ पे MSQ नहीं होता, जैम के जैसा यहाँ पे MSQ नहीं होता, याद रखना इसका। अच्छा, MCQ भी 2 कैटेगरी में, सेक्शन A जहाँ पे टोटल 25 क्वेश्चन रहेंगे आपको 1 मार्क्स के, सेक्शन B जहाँ पे आपको मिलेंगे टोटल 15 क्वेश्चन 3 मार्क्स के, और सेक्शन C जहाँ पे 10 क्वेश्चन मिलेंगे आपको न्यूमेरिकल आंसर टाइप। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ आ गई। अच्छा, अगर मैं लास्ट ईयर जस्ट की मतलब इस ईयर जस्ट की बात करूं, जस्ट 2020 की, तो इसमें मैथमेटिकल मेथड से टोटल 10 क्वेश्चन आ रखे हैं 20 मार्क्स के, जिसमें 5 क्वेश्चन जो वो 1 मार्क्स के हैं, 3 मतलब 2 क्वेश्चन जो वो 3 मार्क्स के हैं, और 3 क्वेश्चन जो है वो कि NAT वाले हैं। जो मैंने पहले वाले बोले 3 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन है वो MCQ 3 मार्क्स वाले हैं। EMT की बात करें तो इससे टोटल 9 क्वेश्चन आ रखे हैं 13 मार्क्स के, ओवरऑल 13 मार्क्स हैं। क्लासिकल जो इससे 9 क्वेश्चन आ रखे हैं लेकिन मार्क्स इसमें 21 है। बोलोगे सर ये कैसे हो गया, तो इसमें NAT और MCQ 3 मार्क्स वाले का कंट्रीब्यूशन थोड़ा सा ज़्यादा है। मॉडर्न की बात करें तो इसमें 7 क्वेश्चन है जो कि 16 नंबर जिसमें इंक्लूड हो रहे हैं। ठीक है, वेव्स एंड ऑसिलेशन में टोटल 2 क्वेश्चन है, वेव एंड ऑसिलेशन ऑप्टिक्स, इस पूरे से सिर्फ 2 क्वेश्चन है जो कि 6 मार्क्स के हैं। थर्मोडायनेमिक्स से टोटल 7 क्वेश्चन है 13 मार्क्स के, सॉलिड में टोटल 5 क्वेश्चन है 9 मार्क्स के, और अगर आप टोटल करोगे 50 क्वेश्चन है 100 मार्क्स के। ओके, वेरी गुड। अगर मैं 19 का देखूं इसमें, सो 19 में मैथमेटिकल से अगेन 11 क्वेश्चन है 17 मार्क्स के। लास्ट ईयर कितने थे, 10 क्वेश्चन 20 मार्क्स के। अगले साल क्या है 19 में कितना है, 11 क्वेश्चन है 17 मार्क्स के। EMT में 6 क्वेश्चन आए हुए थे 10 मार्क्स के, क्लासिकल में 10 क्वेश्चन है 22 मार्क्स के, मॉडर्न में 9 क्वेश्चन है 19 मार्क्स के। याद रखना मॉडर्न में यहाँ पे मैंने STR इंक्लूड करा हुआ है। उसके बाद वेव्स एंड ऑसिलेशन में इस बार 5 क्वेश्चन है 11 मार्क्स के, थर्मो एंड स्टैटिस्टिकल में आपके 7 क्वेश्चन है 15 मार्क्स के, सॉलिड में आपके 2 क्वेश्चन है 6 मार्क्स के, और इस तरह से आपने टोटल कर दिया। तो देखो अगर आप बोलोगे सर तो अब हमें प्रिपरेशन कैसी करनी चाहिए, सो इफ़ यू टॉक अबाउट योर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, इसको समझना। देखो आपके जो क्वेश्चंस रहेंगे, इतना मान के चलो आप 60 से 60 नंबर, ऑलमोस्ट 60 मार्क्स और 65 मार्क्स आपके
IIT जैम का ही सिलेबस रहेगा। 60 मार्क्स एटलीस्ट मैं मान के चलो, 60 मार्क्स मतलब इतने का आसपास रहता ही है, IIT जैम का ही सिलेबस होता है वो। बाकी जो आपके रहते हैं क्वेश्चन 40 35 ये जो क्वेश्चन आते हैं वो PhD वाले आते हैं, मतलब MSc पास आउट वाले, मतलब MSc के सिलेबस से आते हैं। सो बोलोगे सर तो क्या हमें MSc वाला देखना चाहिए? कुछ टॉपिक को आप देख सकते हो, जैसे लैग्रेंजियन हैमिल्टोनियन हो गया, ये ऐसे टॉपिक है जो कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ के BSc के सिलेबस में भी हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ के BSc सिलेबस से ये वाला पोर्शन गायब है, ठीक है। ऐसे ही आगे पीछे होता ही रहता है वो। क्वांटम मैकेनिक्स कहीं कहीं परटर्वेशन थ्योरी थोड़ा बहुत पढ़ा देते हैं किसी कॉलेजेस में, कुछ कॉलेजेस में पढ़ा देते हैं, कुछ में नहीं पढ़ाते हैं। सो परटर्वेशन थ्योरी एक दो चीज़ें ऐसी है, जैसे आप देखो यहाँ पे एक काम कर सकते हो, अगर मेरी सजेशन मानो तो, जैसे जो ज़्यादा वेटेज वाले टॉपिक्स हैं, जैसे मैथमेटिकल का ऑलमोस्ट सिलेबस सेम है, चाहे इसकी बात करो चाहे उसकी बात करो, दोनों में सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। या तो आप जेस्ट की बात कर लो या फिर आप इसकी बात कर लो, क्या बोलते हैं उसको, किसकी बात कर लो, IIT जैम की बात कर लो। जेस्ट में थोड़ा सा अलग आ जाता है, वो क्या, फूरियर ट्रांसफॉर्म वाला पार्ट जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे फूरियर ट्रांसफॉर्म, लैपलास ट्रांसफॉर्म, वो आपके IIT जैम में नहीं है, बट यहाँ पे आपके जेस्ट के सिलेबस में ये वाला टॉपिक मिलेगा। तो मैथमेटिकल का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, वेव्स एंड ऑप्टिक्स का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, पूरा ही मान के चल लो पूरा सेम है। सॉलिड में कुछ चीज़ें इसमें नहीं है, ब्रिलियन जोन वगैरह थोड़ा सा यहाँ पे मेंशन्ड है, उसके बाद बाकी सिलेबस आपका सेम है, बट सॉलिड की ज़्यादा वेटेज भी नहीं है। बट ऐसा नहीं होता कि इस साल वेटेज कम है तो अगले साल कुछ नहीं हो सकता। बट अगेन अगर आप ट्रेंड के अकॉर्डिंग चल सकते हो, मतलब अगर आप थोड़ा सा सीरियस हो जाते हो उसको लेके, तो हाँ ऐसा कर सकते हो कि जिन टॉपिक्स में वेटेज थोड़ी ज़्यादा है, जैसे मैंने लास्ट बुक इसमें भी बताया था TIFR के टाइम पे भी, कि अगर आपको लगे कि हाँ इस टॉपिक की वेटेज ज़्यादा है तो आप वहाँ पे एक काम कर सकते हो कि वो जो टॉपिक्स हैं उनके लिए आप लिम सीरीज़ को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। लिम सीरीज़ के बारे में मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। लिम का स्क्रीनशॉट ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एक बुक का बस मैं लगा देता हूँ यहाँ पे। तो ऐसी बुक आपको मिल जाएगी, लिम सीरीज़ के हर एक टॉपिक की बुक मिल जाएगी। तो आप ऐसा कर सकते हो, लिम सीरीज़ की EMT उठा लो, क्लासिकल को आप उठा सकते हो इसके लिए, क्योंकि क्लासिकल का वेटेज यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, 22% क्वेश्चन कम नहीं होते, 22% मार्क्स एक्चुअली। आप मॉडर्न का उठा सकते हो, STR और क्वांटम का आप इससे उठा सकते हो, और थोड़ा सा थर्मो उठा सकते हो। तो ये 3-4 टॉपिक जो है, 3 टॉपिक बेसिकली, EMT एंड मॉडर्न एंड EMT क्लासिकल, मॉडर्न एंड थर्मो, ये जो 4 टॉपिक है, ये जो 4 टॉपिक है, इनको आप जेस्ट के मतलब इनको आप लिम सीरीज से उठा के सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो एक बात और बता देता हूँ कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के बीच में, कॉलेज व्हाट्सएप ग्रुप जहाँ पे भी शेयर कर सकते हो आप, प्लीज़ शेयर कर देना ताकि लोगों को पता चल जाए, क्योंकि बहुत लोग इन चीज़ों से अवेयर नहीं होते हैं, ठीक है। जितना शेयर करोगे उतना अच्छा होगा, बिकॉज पढ़ाई में ऑलवेज शेयरिंग इज़ केयरिंग, राइट, या। और उसके बाद प्लीज़ जाते जाते अपनी अटेंडेंस दे देना, ठीक है, मतलब अपना नाम और किस स्टेट से हो आप, तो उसको वहाँ पे कमेंट सेक्शन में आप लिख देना, ताकि मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ मतलब हम बेसिकली पहुँच रहे हैं अलग अलग तरह के लोगों तक, अलग अलग मतलब इंडिया के अलग अलग पोर्शन तक। सो प्लीज़ डू दिस, और बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और हाँ एक चीज़ और है कि अगर आपको वीडियो चाहिए किसी पर्टिकुलर टॉपिक के, सर इस टॉपिक पे वीडियो बना दो, सो प्लीज़ वो चीज़ भी, उस चीज़ को भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ठीक है। सो विल मीट सून, जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय।